single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी, एसएससी, आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के ग्रुप डी, ग्रुप सी वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, इंडिया से भी कुछ, इंडिया के प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन आईसीआर का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो भी छात्र बचे हैं 20 तक, उसका डेट लास्ट 20 कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट का आईसीआर का फॉर्म अभी रह गया वो कृपया जल्दी से भर लें। ठीक है, तो और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आया था डेट एग्ज़ाम का, वो डेट हमने देखा था कि हमारा जनवरी के लास्ट से फरवरी के कुछ फर्स्ट वीक तक दे रखा है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी डेट एक्सटेंड हुआ है तो हमें हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डेट एक्सटेंड कर देना चाहिए कुछ दिनों। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुमिनियस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, एनडीए में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में प्रीवियस का फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया आता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, तो इसका हमारा एसआई यूनिट हो जाएगा कैंडेला, फर्स्ट कैंडेला। तो दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, कैंडेला हो जाता है। अगर हम कैंडेला की बात करें तो कैंडेला कह रहा है लुमिनियस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें कुछ और, तो लुमिनियस इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ वेवलेंथ। हाँ दोस्तों, कह रहा है लुमिनियस इंटेंसिटी is a measure of the wavelength weighted power emitted by a light source in a particular direction per unit solid angle based on the luminosity function, a standardized model of the sensitivity of the human eye। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ठीक है, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन इससे पूछता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, उसका कभी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर ऐसा यूनिट और कभी कभी इसका जो हमारे पास डायमेंशन होता है, डायमेंशन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको जरूर याद करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। तो कह रहा है जैसे कि हमारे पास कोई बॉम्ब है जो एरोप्लेन, चलती हुई एरोप्लेन से बीच मिड एयर में ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर उसका क्या होगा। कह रहा है इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, या फिर इट्स टोटल एनर्जी डिक्रीजेज, या फिर उसका टोटल एनर्जी बोले तो दोस्तों हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसको हम टोटल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, और कह रहा है इफ इट्स टोटल एनर्जी डिक्रीजेज, या फिर उसका टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा, या फिर इट्स टोटल मोमेंटम डिक्रीजेज। तो टोटल मोमेंटम हमें पता है P=mv होता है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या होगा। ठीक है, अगर हम किसी बॉम्ब को अचानक चलती हुई ट्रेन से गिरा दें दोस्तों, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास अगर हम जैसे हमारी एरोप्लेन चल रही है और वहाँ से हमने बॉम्ब गिरा दिया, बीच मिड एयर में गिराया। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जैसे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 12mv² होता है। ठीक है दोस्तों, 12mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। टोटल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh हो जाता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है फॉर्मूला क्या, 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखा कि हमें वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी पे वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। तो इसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है, जो एनर्जी हमारे पास, जो एनर्जी पोजेस होता है, जो एनर्जी है उसमें अब जब स्टोर होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास mgh हो जाता है, इसमें हाइट और ग्रेविटी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो जो वेलोसिटी से रिलेटेड है, जो हमारा स्पीड या फिर डिस्टेंस से बोले वेलोसिटी से रिलेटेड, वो हमारा कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इट इज डिफाइंड एज द वर्क नीडेड टू एक्सलेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी, हैविंग गेन्ड दिस एनर्जी ड्यूरिंग इट्स एक्सलेशन द बॉडी मेंटेन्स द काइनेटिक एनर्जी अनलेस इट्स स्पीड चेंजेस। ठीक है, तो खैर जो बॉडी होता है वो क्या करता है, अपना काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी वही रहता है, कांस्टेंट रहता है जब तक वो अपना स्पीड चेंज नहीं करता। स्पीड से दोस्तों हमारे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ।
कह रहा है दोस्तों जो फैट होता है मिल्क में, मिल्क आपने देखा होगा गांव में, जो आपकी हमारी जो दादी होती है या फिर मम्मा होती हैं, वो जो दूध हमारे गाय भैंस की किसी की भी होती है, तो फिर उस दूध से फैट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो फैट को सेपरेट करके उससे फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, घी बनाते हैं और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मिल्क कह रहा है सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ, वो किस वजह से सेपरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोहेसिव फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई वही है ही नहीं, इसमें लॉजिक ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स कब होता है, जब हमारा सर्कल में जैसे कि हम साइकिल को चलाते हैं और वहाँ पे जब मोड़ आता है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ बात करते हैं। कह रहे थे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर वॉज इन्वेंटेड इन 1897। तो दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर था उसका इन्वेंट किया गया 1897 में, ठीक है। 1897 में सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का इन्वेंट करा गया था। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी इट हैड अल्टर्ड द डेयरी इंडस्ट्री बाय मेकिंग सेंट्रलाइज्ड डेयरी प्रोसेसिंग पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों जब उस टाइम में जो डेयरी इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था, है नहीं, हमारा मिल्क उद्योग भी चलाया गया था, है नहीं। वाइट रिवॉल्यूशन जब हुआ था, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, है नहीं, वाइट रिवॉल्यूशन हमारा मिल्क के लिए था, मिल्क उत्पादन के लिए वाइट रिवॉल्यूशन हमने वो जीएस में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है अल्टर द डेयरी इंडस्ट्री मेकिंग सेंट्रलाइज्ड डेयरी प्रोसेसिंग पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट ऑल्सो अलाउ रिमूवल ऑफ क्रीम एंड रिकवरी ऑफ द स्कीम मिल्क इन अ फ्रेश स्टेट, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, फ्रेश मिल्क को भी सेपरेट करते हैं और उसमें से हम क्रीम को भी सेपरेट करते हैं, ठीक है, इससे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर की हेल्प से। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पूछ रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, पहला कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, कह रहा है जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। थर्ड कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, या फिर कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जैसे हमें पता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर के अगर हमने प्रेशर लगाया 1 एटमॉस्फेयर का, तो 1 एटमॉस्फेयर पे हमारा जो 0 डिग्री के अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 0 डिग्री के 0 डिग्री के लगभग में होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 0 डिग्री सेल्सियस जब हो तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो फ़ारेनहाइट में उसको 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, या फिर 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री दोस्तों ये हमें याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 273.15 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। कह रहे दिस इज ऑल्सो नोन एज आइस पॉइंट, और इसे आइस पॉइंट भी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को हम दोस्तों आइस पॉइंट कहते हैं, ये तो सभी को पता होता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी जो हमारा दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जब कॉन्टिन्यूस डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैटर होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि जब विखंडन होता है मैटर का, हमें लगातार कॉन्टिन्यूस डिसइंटीग्रेशन जैसे हम पढ़ते हैं मैथ्स में, ऐसे इसमें है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैटर, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसको रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी रेडियो एक्टिविटी की, तो हमारे पास आंसर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एच बैक्यूरेल ने करा था, हेनरी बैक्यूरेल ने करी थी, हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी बात करें कुछ थोड़ा सा, तो एंटोनी हेनरी बैक्यूरेल इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी बैक्यूरेल ने करी थी रेडियो एक्टिविटी की खोज, ठीक है, फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1903। तो दोस्तों 1903 में इनको क्या मिला था, 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिला था रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए, ठीक है। अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई विद स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज टू फॉर्म न्यूक्लियाई विद अ हायर स्टेबिलिटी, द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जैसा कि दोस्तों मैंने बता दिया कि वो अपनी हायर स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल कोई भी एलिमेंट हमारे जो एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे जो फ्री एटमॉस्फेयर में घूमता है, वो हमेशा क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, हमेशा ही स्टेबल होना चाहता है हर कोई। तो स्टेबल जैसे मनुष्य अपनी लाइफ में क्या करना होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है कॉमन, तो ऐसे ही हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो जैसे हमारे पास हम केमिस्ट्री में भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम वैलेंसी पढ़ते हैं, वैलेंसी जैसे इसका 2- है, ठीक है। और ऐसे ही कोई और एलिमेंट होगा तो वो क्या करता है, अपने किसी के साथ में क्या करता है, अपने अगर उसकी वैलेंसी
उसका नेचर अगर किसी से मैच कर रहा है तो वो क्या करता है अपने उसमें रिएक्शन करके और स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो ये होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस होता है, वो अपना क्या करता है स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज करता है अपने आप को, अपने और एक न्यूक्लियाई फॉर्म करता है जिससे कि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज़ इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी। ह्यूमिडिटी जैसे कि पूछ रहा है कि जब अगर हम हमारा जो रूम है उसका हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो दोस्तों अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या इसका साइन होता है फाई, ठीक है। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें तो होता है हमारे पास जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है, ठीक है, पार्शियल वाटर वेपर H2O इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और अपॉन में हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बोले तो स्टैंड सैचुरेटेड बोल सकते हैं इसको हम P स्टार से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ H2O या फिर वाटर वेपर, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ये हमने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक्चुअल अपॉन में सैचुरेटेड जो होता है वो हमारा हो जाता है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर हम और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल क्या होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसकी हम कुछ बात करें, दिस इज बिकॉज टेम्परेचर इन द होम कैन बी मच डिफरेंट देन द टेम्परेचर आउटसाइड, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड हाउ मच मैक्सिमम मॉइस्चर कैन बी इन द एयर। ये वही कह रहा है कि जो टेम्परेचर हमारे घर के अंदर होगा, जो टेम्परेचर हमारे घर के अंदर होगा वो मच डिफरेंट होगा, ठीक है, देन द टेम्परेचर आउटसाइड से हमारा क्या होगा, आउटसाइड में हमारा टेम्परेचर कम है और इनसाइड में हमने टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज कर दिया, और आउटसाइड में टेम्परेचर कम है तो क्या होगा फिर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहा है इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज, ट्रांजिस्टर में हमारा बेस क्या होता है, ट्रांजिस्टर का पूछ रहे हैं दोस्तों बेस क्या है इसमें। पहला कह रहा है एन इंसुलेटर, दूसरा कह रहा है अ कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस, अ कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोस्तों इसका आंसर इंसुलेटर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इंसुलेटर मैं बता दूं तो वो होता है जिसके थ्रू करंट पास नहीं करता, ठीक है, करंट पास नहीं हो। और कंडक्टर वो होता है कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो सके, कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस कह रहा है, कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस कह रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके बारे में दे रखा है अ ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो हमारे जो स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिक पावर्स को क्या करता है, एम्पलीफाई करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ये याद करने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। क्या इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद एट लीस्ट 3 टर्मिनल्स फॉर कनेक्शन टू एन एक्सटर्नल सर्किट। क्या इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद एट लीस्ट 3 टर्मिनल्स, तो 3 टर्मिनल से उसको क्या करा जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, तो उसको क्या हुआ 3 टर्मिनल से क्या होता है कनेक्ट किया जाता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ तो जो हमारा ये ट्रांजिस्टर होता है जिसको जो इसका बेस होता है, बेस ट्रांजिस्टर का जो होता है इसका जो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है उसका जो एक एमीटर होता है, एमीटर और एक कलेक्टर होता है। एमीटर और कलेक्टर दोनों क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। और जो इसका मैंने बात करा बेस और बेस ट्रांजिस्टर की, तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और ये हैवली डोप्ड होता है, डोप्ड हमने पढ़ा है दोस्तों, डोप्ड क्या होता है सेमीकंडक्टर चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक। तो ये हैवली डोप्ड होता है, ये याद रखना है इतना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है नाइट्स आर कूलर इन डेजर्ट देन इन प्लेन्स, बिकॉज जो रात होती है डेजर्ट एरियाज में वो क्या है कूलर ठंडी होती है देन, और दिन गर्म होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, जो हमारा प्लेन का एरिया प्लेन का रीजन होता है, प्लेन रीजन से हमारा जो डेजर्ट का एरिया होता है वो उसकी वहाँ की रातें ठंडी होती है। जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे रातें ठंडी होती है, दिन भले ही गर्म हो, तो वो क्यों होता है। तो पहला कह रहा है सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली देन द अर्थ, दूसरा कह रहा है द स्काई रिमेन्स क्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम, तीसरा कह रहा है सैंड एब्जॉर्ब्स हीट मोर क्विकली देन द अर्थ, और डी कह रहा है नन ऑफ द एबव रीजन्स। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली देन द अर्थ। सैंड रेडिएट्स, जो सैंड होता है वो रेडिएट करता है हीट को मोर क्विकली देन द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से ज़्यादा कौन करता है हीट को रेडिएट कौन करता है, सैंड करता है, इसलिए सैंड करता है अर्थ से ज़्यादा रेडिएट हीट को, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बारे में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, बिकॉज डेजर्ट एयर कंटेंस लेस मॉइस्चर एंड बिकॉज क्लाउड कवर इज़ लेस फ्रिक्वेंट इन डेजर्ट्स। तो दोस्तों इसका ये कह रहा है कि जो वहाँ पे डेजर्ट में हमें पता है कि सैंड होता है और
वहाँ उसमें लेस मॉइस्चर होती है, उसमें नमी कम होता है वहाँ के मिट्टियों में, ठीक है, जो सैंड होते हैं वहाँ पे मोस्टली वहाँ उसमें नमी कम होता है, और जो हमारा प्लेन्स का एरिया होता है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और कह रहा है एंड बिकॉज क्लाउड कवर इज़ लेस फ्रिक्वेंट इन डेजर्ट्स टेम्परेचर वेरी मोर वाइडली बिटवीन डे एंड नाइट। और टेम्परेचर जो वेरी करता है, दिन में कुछ और टेम्परेचर होता है, रात में, दिन में टेम्परेचर हाई होता है, रात में टेम्परेचर कम जाता है। एंड अदर एरियाज, ठीक है, डेजर्ट्स में एक्सपीरियंस टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ 30 to 40 डिग्रीज बिटवीन डे एंड नाइट। तो दोस्तों कह रहे 30 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर वेरी कर सकता है दिन और रात में। दिस मीन्स अ नाइट टाइम लो ऑफ 70 to 80 डिग्री आफ्टर 110 डिग्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। वो कह रहा है व्हेन वी हियर अ साउंड, वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स, जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं, इट्स सोर्स फ्रॉम, तो उसके सोर्स को, जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं तो उसके सोर्स को हम किस चीज़ से पता लगा सकते हैं, ठीक है, हम उसके किस चीज़ से हम उसे पहचान सकते हैं। तो कह रहा है वेव लेंथ ऑफ साउंड, साउंड की जो वेव लेंथ होती है लैम्डा, उससे पहचान सकते हैं। द ओवर टोन्स प्रेजेंट इन द साउंड, जो ओवर टोन्स होती है उससे। कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता से, तीव्रता, तीव्रता होती है, तीव्रता नहीं तीव्रता, हाँ तीव्रता से। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड से। तो दोस्तों किस चीज़ से पहचान सकते हैं, साउंड का एम्पलीट्यूड हमें पता है, इसमें अगर मैं ये बनाऊँ ग्राफ साउंड का तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है एम्पलीट्यूड से, वेवलेंथ से, ओवरटोन से, या फिर इंटेंसिटी से। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों बी। बी में कह रहे थे ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओवरटोन जो साउंड में होता है उसकी वजह से हम आवाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे थे ओवरटोन इज़ एनी फ्रिक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ओवरटोन जो होता है कोई फ्रिक्वेंसी, ओवरटोन है तो दोस्तों इसका नाम ही ओवरटोन है। ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जो साउंड है उससे कुछ ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी नॉर्मल साउंड से। तो यूजिंग द मॉडल ऑफ फ्लोरियर एनालिसिस द फंडामेंटल एंड द ओवरटोन्स टुगेदर आर कॉल्ड पार्शियल्स हार्मोनिक्स, और मोर प्रिसाइजली हार्मोनिक पार्टिकल्स आर पार्शियल्स हुज फ्रीक्वेंसीज और इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल। दोस्तों तो ये हमने देख लिया, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको समझ आ जाएगा ऐसे। अब 10th क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट। क्या दोस्तों, एक लड़का है जो एक प्लेन मिरर से, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, वो लड़का उससे 3 मीटर, कह रहा है 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज। तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसकी इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों। हमारे पास क्या दे रखा है, यू दे रखा है और वी पूछ रहा है, वी पूछ रहा है कहाँ पे बनेगा, ठीक है, और हमें गिवन है कि प्लेन मिरर है ये। तो अगर दोस्तों हमें जैसे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पता है, प्लेन मिरर अगर हमें गिवन हो तो हमारे पास क्या होता है, v इक्वल्स टू यू हो जाता है, ठीक है, v इक्वल्स टू यू होता है प्लेन मिरर के लिए। एक मिनट इसको मैं हटा दूँ। तो प्लेन मिरर हमें दे रखा है और ये बॉय है जो 3 मीटर दूरी में खड़ा है प्लेन मिरर से, ठीक है। तो इमेज पूछ रहा है कितनी, इमेज कह रहा है इमेज और बॉय के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो दोस्तों इमेज हमारे पास अगर बॉय यहाँ पे है तो इसी हमने बोलो कि v बराबर क्या होता है, u होता है फॉर प्लेन मिरर, v बराबर u। तो बॉय अगर 3 मीटर दूरी पे इधर खड़ा है तो इमेज जस्ट 3 मीटर दूरी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो तो v बराबर u हो गया, तो हमें क्या निकालना है, ये v हो गया, ये u हो गया, तो ये v हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 मीटर, और इस दोनों की अगर मैं दूरी देखूँ इसकी और इसकी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसकी बॉय की और ये इमेज की, तो हो जाएगा कितना v प्लस u। तो दोनों सेम है, तो क्या होगा 2u, 2u मतलब कि 6, 2 इंटू 3 बराबर 6, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आ जाएगा 6 मीटर आंसर आ जाएगा, 6 मीटर आंसर। यहाँ पे दे रखा आंसर बी। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर ऑलवेज अपराइट वर्चुअल, ठीक है। तो अपराइट वर्चुअल का मतलब दोस्तों होगा कि अपराइट बनेगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज बनेगा, अपराइट होगा, सीधी होगी, ठीक है। और वर्चुअल मतलब कि अगर ये प्लेन है, वर्चुअल दोस्तों हमारा कब बनता है, जब हमारा मिरर के बिहाइंड बने इमेज। तो मिरर के बिहाइंड ये बन रहा है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, इस साइड से हमने पॉलिश कर रखा है, तो यहाँ से हमारा इमेज वर्चुअल यहाँ पे बन जाएगा मिरर के जस्ट पीछे, ठीक है। कह रहा है द सेम शेप एंड साइज, सेम शेप का बनेगा, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हमारा इतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज इज ए कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द लोकेशन फ्रॉम विच द लाइट रे अपीयर्स टू कॉर्नर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू, जो हमारा सन होता है उसमें से हमेशा एनर्जी क्या होता है, उसका जनरेट होते रहता है, ठीक है। वो क्यों होता है, उसकी किस कह रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, फ्यूजन से, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है, या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमेशा इसमें क्या होता है,
कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई कम वेरी क्लोज एंड देन कोलाइड एट अ वेरी हाई स्पीड एंड जॉइन टू फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो दोस्तों फ्यूजन हमारे क्या होता है, जैसे एक ये है और एक ये हमारे पास हो गया और ये दोनों मिला के एक नया बना दिया, ठीक है। ये फ्यूज्ड हो गए और एक फ्यूजन बनाया, ठीक है। इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और फ्यूजन इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ से हमारा उल्टा बन जाता है, एक से टूट के दो या फिर दो से ज़्यादा बनते तो वो फ्यूजन हो जाता है और ये हमारा हो जाता है फ्यूजन, ठीक है। Very type of atomic nucleus during this process matter is not conserved because some of the matter of the fusing nuclei is converted to photons, ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि जैसे हमारा फ्यूजन हो रहा है इस प्रोसेस में कुछ जो होता है हमारे पास मैटर के कुछ न्यूक्लिया क्या होता है, फोटोन्स बन जाते हैं। जो हमारा ये सन आता है, सन की रेज जो आती है वो कौन से फॉर्म में आती है, फोटोन्स के फॉर्म में आती है, ठीक है। और ये जो फोटोन्स होता है वो कुछ न्यूक्लिया जो होता है न्यूक्लियस को अगर न्यूक्लियस होता है उसी को हम न्यूक्लिया कहते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। तो न्यूक्लियाई तो ये क्या होता है, फोटोन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कुछ, तो इसलिए हमारा इसमें क्या होता है, कंजर्व नहीं होता। जो प्रोसेस है ये कंजर्व, इसमें मैटर कंजर्व नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है। पहला कह रहा है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, तीसरा कह रहा है कंट्रोलर न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्ड कह रहा है नन ऑफ दीज, फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हाइड्रोजन बम होता है वो हाइड्रोजन बम होता है वो क्या होता है, टूटता है, ठीक है, टूटता है, छोटे छोटे ब्रेक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूजन हो जाएगा। तो ये सारे ब्रेक होते हैं, पर ये हमारे हाइड्रोजन बम बनता कैसे है, तो दोस्तों ये हमने सारे को क्या करा, सबको मिला के बनाया है। तो सारे को हमने फ्यूज़ करके फ्यूजन करवा के और बना रखा है। तो जब ये कोलॉइड होते हैं आपस में, जब कोलॉइड होते हैं तो फिर ये तुरंत क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तुरंत काफ़ी रैपिडली। तो हमारा क्या होता है फिर हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ब्लास्ट होता है। तो इसके बारे में दे रखा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इवेंचुअली रिलाइज अपॉन एटॉमिक फ्यूजन। एटॉमिक फ्यूजन हमने बताया कि एडिंग टू एटॉमिक न्यूक्लियस, दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियस को अगर हम कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं और एक नया बनाया तो डेट इज़ फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन करके हमने बहुत सारे एटम्स को के न्यूक्लियस को मिला के एक क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये ब्लास्ट होता है तो बहुत तेजी से, ठीक है। क्या न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई कम very close and then collide at very high speed and to join form a new type of atomic nucleus. During this process matter is not conserved. इस प्रोसेस में दोस्तों मैटर जो होता है वो हमारा कंजर्व नहीं होता, क्योंकि जो हमारा जब ये फॉर्म करता है, न्यू मैटर को फॉर्म करता है, न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, कन्वर्टेड इनटू क्या होता है फिर फोटोन्स। जब ये हमने इसको बनाया, ठीक है, और ये जब ये फ्यूज होता है, जब ये फ्यूज होता है, टूटता है, तो फिर क्या होता है, फोटोन्स में कन्वर्ट होता है, फोटोन्स में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं, और न्यूक्लियाई बनता है तो फिर क्या होता है, हमारा जो मैटर होता है वो कंजर्व नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, फोटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी साइंस के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस और फिर मैथ्स के क्वेश्चंस भी मैं देखता हूँ, मैथ्स के क्वेश्चंस भी ट्राई करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।